आखिर कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे ही राजाओं को लड़ाकर पूरे देश पर कब्जा कर लिया, आइए समझते हैं अगले 2 मिनट में। कहानी शुरू होती है 1608 में। एक ब्रिटिश शिप इंडिया के सूरत कोस्ट पर रुकती है। उस शिप में कोई सेना नहीं थी, उसमें सिर्फ कुछ व्यापारी थे जिन्हें हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। उनका मकसद बिल्कुल सिंपल था, इंडिया से स्पाइसेस, कॉटन, सिल्क सस्ते दाम में खरीदना और यूरोप में महंगे दाम में बेच देना। मुगल एम्परर जहांगीर से उन्होंने ट्रेड करने की परमिशन मांगी। मुगल्स ने सोचा छोटे मोटे व्यापारी यहाँ आने दो, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। अगले 100 साल तक कंपनी ने सिर्फ धंधा किया और अपनी गोडाउन्स को किलों में बदल दिया। फिर आया 1707। इस साल औरंगजेब की मृत्यु हो गई। इसके बाद मुगल एम्परर कमजोर हो गया। इंडिया छोटे छोटे किंगडम्स में बट गया। नवाब राजा आपस में ही लड़ने लगे। कंपनी ने इसी आपसी दुश्मनी का फायदा उठाया और सोचा धंधा बढ़ाना है तो राजनीति में उतरना पड़ेगा। 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को ब्रिटिशर्स की ये चालाकी समझ आ गई। उन्होंने कंपनी पे हमला किया और इस लड़ाई को हम लोग बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं। ब्रिटिशर्स के पास सेना बहुत छोटी थी, लेकिन उनका दिमाग बहुत करप्ट था। उन्होंने नवाब के मेन कमांडर मीर जफर को रिश्वत दी और नवाब बनने का लालच दिया। मीर जफर ने नवाब को धोखा दिया। नवाब हार गए और मार दिए गए। बिना बड़ी लड़ाई के ब्रिटिशर्स ने इंडिया के सबसे अमीर स्टेट बंगाल पर कब्जा कर लिया। बंगाल से कंपनी को इतना पैसा मिला कि उन्होंने अपनी खुद की एक ताकतवर सेना खड़ी कर दी। और ट्विस्ट पता है क्या है? इस सेना में 80% सैनिक इंडियन ही थे। इसके बाद उन्होंने एक नया तरीका निकाला, सब्सिडरी अलायंस। कंपनी लोकल किंग्स के पास जाती और कहती आप अपनी आर्मी हटा, हमारी आर्मी आपको प्रोटेक्ट करेगी, बस इसका खर्चा आपको उठाना है। अगर कोई राजा खर्चा नहीं दे पाता तो कंपनी उसका किंगडम छीन लेती। जो राजा प्यार से नहीं माने उनसे कंपनी को खून खराबा करना पड़ा, चाहे वो शेर मैसूर टिप्पू सुल्तान हो या ताकतवर मराठा जिन्होंने ब्रिटिशर्स के नाक में दम कर दिया था। उन्हें हराने में कंपनी के पसीने छूट गए थे। और जो बचे कुछ स्टेट्स थे उनके लिए लाए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस रूल के मुताबिक अगर किसी राजा का अपना सगा बेटा नहीं है तो उनकी डेथ के बाद उनका पूरा किंगडम ब्रिटिशर्स का हो जाएगा, जैसा उन्होंने झांसी के साथ करने की कोशिश की थी। इस तरह जो लोग सिर्फ एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी बनकर आए थे उन्होंने डिवाइड एंड रूल का फायदा उठाकर पूरे इंडिया को अपना गुलाम बना लिया। लेकिन सोचिए, जिस ब्रिटिश एम्पायर सूरज कभी डूबा नहीं था उन्हें 1947 में इंडिया से कैसे भागना पड़ा। अगर जानना है तो पार्ट 2 कमेंट करिए और ऐसे ही हिस्ट्री फैक्ट्स के लिए फॉलो करें।